डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भारत को चेताया, कहा हाइपरसोनिक मिसाइल के पीछे भाग रहा पाकिस्तान, पाकिस्तान से खतरे को हल्के में ना ले भारत। माघ मेले को लेकर सीएम योगी की हाई लेवल मीटिंग, सीएम योगी ने माघ मेले को लेकर बैठक में की चर्चा। सीएम योगी ने कहा स्नान पर्वों पर किसी तरह का वीआईपी प्रोटोकॉल ना दिया जाए। यूपी में जाति विशेष की बैठकों पर बीजेपी अध्यक्ष सख्त, 5 जनवरी को होने वाली एक और बैठक होगी रद्द। बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बड़ी परेशानी, उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने दी चुनौती, कहा जमानत रद्द करने के लिए एससी के फैसले को एससी करे न्यायिक समीक्षा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पाकिस्तान की बदलती सैन्य रणनीति को लेकर भारत को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलों के बाद अब पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक की ओर बढ़ रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। थरूर ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बढ़ते प्रभाव और भारत विरोधी कट्टर रुख पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ पिछले अनुभवों से सबक लिया है और हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान के आंतरिक हालात पर टिप्पणी करते हुए थरूर ने वहां की स्थिति को बेहद समस्याग्रस्त बताया। उन्होंने कहा कि नाम मात्र की सरकार और सेना का पूरा नियंत्रण, आर्थिक अस्थिरता और विदेशी मदद पर निर्भरता सैन्य दुस्साहस को बढ़ावा दे सकती है। उन्नाव रेप केस में कानूनी प्रक्रिया एक बार फिर तेज हो गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने और सजा निलंबित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कहा है कि इससे न्याय की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। एजेंसी ने शीर्ष अदालत से सजा निलंबन और जमानत के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मामला फिर से सुर्खियों में आया था। अब इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। सीबीआई का कहना है कि उसकी कानूनी पहल का मकसद उच्च न्यायालय के आदेश की न्यायिक समीक्षा करना है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह मैनपुरी के कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद स्थल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर कड़ा बयान दिया और कहा कि हिंदुओं को जिंदा जलाना और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाना निंदनीय है, जिसे भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने इस मुद्दे पर कई बार बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर विरोध दर्ज कराया है और वहां गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हिंदू प्रभावित हो रहे हैं। वहीं यूपी में ब्राह्मण विधायकों के सहभोज को लेकर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नाराजगी की चर्चाओं पर जयवीर सिंह ने कहा कि इसमें कोई अनाचार नहीं हुआ और इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। अखिलेश यादव द्वारा खुद को क्षेत्रीय बताए जाने और बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन पर मंत्री ने पीडीए को फर्जी बताते हुए तीखा हमला बोला। इसके साथ ही यूपी में एसआईआर को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी चिंतित नहीं बल्कि संवेदनशील है और हर पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। लखनऊ में 2 दिवसीय पुलिस सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी डीजीपी राजीव कृष्णन ने दी। डीजीपी के मुताबिक कुल 11 सत्र होंगे, जिनमें पहले दिन 6 और दूसरे दिन 5 सत्र आयोजित किए जाएंगे। कल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सत्र चलेगा और सभी सत्रों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल रहेंगे। पहले दिन बीट पुलिसिंग, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर क्राइम, वेलफेयर, नई न्याय संहिता, CCTNS2, फॉरेंसिक और केंद्र सरकार के अधिकारियों की सहभागिता रहेगी। वहीं दूसरे दिन होमगार्ड, पुलिस मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट, सोशल मीडिया, एंटी टेरर और संगठित अपराध जैसे विषयों पर चर्चा होगी। डीजीपी ने बताया कि परिचर्चाओं से जुड़े बिंदुओं पर मुख्यमंत्री मार्गदर्शन देंगे और पूरा सत्र प्रोफेशनल तरीके से आयोजित होगा। इसमें जिले स्तर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल होंगे।
बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग की घटनाओं और हिंदुओं की हत्याओं को लेकर देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में रामपुर जनपद में बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। बिलासपुर थाना क्षेत्र के मुख्य चौराहे पर कार्यकर्ता एकत्र हुए और बांग्लादेश में अमृत मंडल व दीपू चंद दास की हत्या के विरोध में नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की मौजूदगी में पुतले को आग के हवाले किया गया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने नंगी तलवारें और धारदार हथियार लहराकर अपना विरोध जताया। मौके पर मौजूद पुलिस मूक दर्शक बनी रही, जबकि हथियारों की खुलेआम नुमाइश होती रही। इस उग्र प्रदर्शन को लेकर इलाके में चर्चा और सुर्खियां तेज हो गई हैं। वीर बाल दिवस के अवसर पर देहरादून के आड़त बाजार स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में श्रद्धा और सम्मान से भरा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर गुरु घर में माथा टेका और गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर बाल दिवस ये संदेश देता है कि धर्म, संस्कार, स्वाभिमान और राष्ट्र की रक्षा के लिए उम्र कभी बाधा नहीं बनती। उन्होंने कहा कि साहिबजादों ने अल्प आयु में सर्वोच्च बलिदान देकर साहस और पराक्रम की अमिट मिसाल पेश की। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साहिबजादों के बलिदान को इतिहास में सम्मानजनक स्थान मिला है। उन्होंने विश्वास जताया कि ऐसे आयोजन आने वाली पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति, संस्कार और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद आज पहली बार भाजपा प्रदेश महामंत्री दुष्यंत गौतम कैमरे के सामने आए। दुष्यंत गौतम ने उर्मिला के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक छवि को जानबूझकर धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे पिछले 47 वर्षों से राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं और हमेशा बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा की है। दुष्यंत गौतम ने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर गृह सचिव को पत्र लिखा गया है। साथ ही स्पष्ट किया गया कि आरोप लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महोबा जिले के खन्ना थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में रेलवे टीटी और उनके 2 दोस्तों की मौत हो गई। हादसा कानपुर सागर हाईवे पर भरबौली चौकी के पास उस समय हुआ जब तीनों दोस्त बाइक से महोबा में आयोजित एक बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। नोएडा और दिल्ली एनसीआर में मोबाइल और चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से 22 चोरी और स्नैचिंग के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई 2 चोरी की मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी गैंग बनाकर वारदात करते थे और पहचान से बचने के लिए चोरी की बाइकों को बार बार बदलते रहते थे। पुलिस के मुताबिक गिरोह लंबे समय से एनसीआर में सक्रिय था और कई मामलों में वांछित था। इस पूरी कार्रवाई की पुष्टि डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने की है। मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग पर दहाड़ू के महालक्ष्मी इलाके में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। गुजरात से मुंबई की ओर जाने वाले मार्ग पर महालक्ष्मी स्थित फ्लाईओवर पर 3 वाहनों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई, जिसमें मौके पर अफरा तफरी मच गई। दोनों ओर से दबने के कारण कार में सवार चालक और यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत कासा स्थित उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस दुर्घटना ने मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग पर बने फ्लाईओवरों की जर्जर हालत को भी उजागर कर दिया है। पीलीभीत के थाना अमरिया क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को कब्रिस्तान के पास से दबोचा। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगे जांच में जुटी हुई है। नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के कटरा चौराहे पर सुबह करीब 6:30 बजे बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में बस के चालक समेत करीब 10 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए सीएचसी इकोना पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल 3 यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद बहराइच रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बस में कुल 29 नेपाली यात्री सवार थे, जो कुरुक्षेत्र से नेपाल लौट रहे थे। घायलों में महिला यात्री और दोनों बसों के चालक भी शामिल हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाल ली और हादसे में जांच शुरू कर दी। पीलीभीत के करेली थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। लिल्हार गांव में जमीन विवाद को लेकर सगे भाई नक्षत्रपाल ने अपने भाई हंसराज की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोप है कि नक्षत्रपाल पहले से ही अपने ननिहाल लिल्हर में रह रहा था और विवाद के बाद उसने वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद आरोपी ने शव को घर के भीतर ही दफना दिया। करीब 12 दिन बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर जमीन खुदवाकर शव बरामद किया। लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने आरोपी नक्षत्रपाल को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र से हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बीते 23 दिसंबर की रात पिंडरा ठाकुर गांव में 23 वर्षीय रितेश मिश्रा की लाठी डंडों और धारदार वस्तु से पीट कर हथियार से हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात के पीछे जमीन को लेकर चली आ रही पुरानी रंजिश सामने आई है। जांच में सामने आया है कि पड़ोसी परिवार के लोगों ने मिलकर रितेश मिश्रा को मौत के घाट उतारा। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुसाफिरखाना पुलिस ने 2 नाबालिगों समेत कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। चित्रकूट जनपद में वाल्मीकि आश्रम को लेकर बड़ा बवाल सामने आया है, जहां आश्रम के महंत और दुकानदारों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। रायपुरा थाना क्षेत्र स्थित वाल्मीकि आश्रम के बाहर दुकानों को हटाने को लेकर चल रहे पुराने विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें महंत भरतदास समेत दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुकानदार पक्ष ने महंत पर गाली गलौज, मारपीट और लाइसेंसी पिस्तौल लहराने का आरोप लगाया है। वहीं महंत भरतदास ने दुकानदारों पर अवैध कब्जा और जानलेवा हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों को मेडिकल कराकर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैनपुरी से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 5 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। महिला घर पर 5 बच्चों को छोड़कर अचानक लापता हो गई, जिससे परिवार में हड़कंप मच गया। पीड़ित पति ट्रक चालक है और उसका कहना है कि करीब 10 साल पहले प्रेम विवाह हुआ था। आरोप है कि महिला घर में रखे जेवरात और नकदी भी साथ ले गई है। पति के मुताबिक पत्नी कानपुर के एक युवक से फोन पर बातचीत करती थी और उसी के साथ घर से फरार हुई है। मामले को लेकर पीड़ित पति ने पुलिस से पत्नी को तलाशने की गुहार लगाई है। ये पूरा मामला मैनपुरी कोतवाली थाना क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी का बताया जा रहा है। भारत में क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान कई राज्यों से जश्न मना रहे लोगों के साथ जाति और हमलों की खबरें सामने आई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और केरल सहित कई इलाकों की घटनाओं ने न सिर्फ भारतीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का भी ध्यान खींचा। मानवाधिकार संगठनों और जानकारों ने ईसाई समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए भारत सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। ब्रिटेन के अखबार द इंडिपेंडेंट और द टेलीग्राफ ने हिंदू राइट विंग संगठनों पर चर्च और क्रिसमस कार्यक्रमों में बाधा डालने के आरोपों को प्रमुखता से छापा। तुर्की के टीआरटी वर्ल्ड ने इसे डर के साए में क्रिसमस बताते हुए कई राज्यों की घटनाओं का जिक्र किया। वहीं अरब टाइम्स कुवैत ने दिल्ली से जुड़ा एक वीडियो साझा कर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की बात कही। कुल मिलाकर क्रिसमस के दौरान हुई इन घटनाओं ने भारत में धार्मिक सहिष्णुता को लेकर वैश्विक स्तर पर बहस छेड़ दी है।
बांग्लादेश के फरीदपुर में देश के मशहूर रॉकस्टार जेम्स उर्फ नागर बाउल के कॉन्सर्ट पर इस्लामिस्ट भीड़ ने हमला कर दिया। ये घटना फरीदपुर जिला स्कूली की 185वीं वर्षगांठ के समापन समारोह के दौरान हुई, जहां जेम्स का कार्यक्रम आयोजित था। जानकारी के मुताबिक जेम्स के मंच पर आने से ठीक पहले बाहरी लोगों का एक समूह जबरन कार्यक्रम स्थल में घुसने की कोशिश करने लगा। सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोके जाने पर भीड़ उग्र हो गई और स्टेज की ओर पत्थर और ईंटें फेंकने लगी। हमले में कम से कम 20 लोग घायल हुए, जिनमें अधिकांश जिला स्कूल के छात्र बताए जा रहे हैं। हालात बिगड़ते देख जेम्स को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि हमलावर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और संगीत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। देश भर में ठंड का असर तेजी से बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के साथ असम और मेघालय के लिए सर्दी और कोहरे का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में 29 दिसंबर तक रात और सुबह घना से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 28 दिसंबर तक शीत दिवस से गंभीर शीत दिवस की स्थिति बन सकती है। उत्तराखंड में भी शीत दिवस की आशंका जताई गई है। दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है और 28 दिसंबर तक मॉडरेट फॉग व खराब एक्यूआई से स्वास्थ्य पर असर पड़ने की चेतावनी दी गई है। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों में हवा एक बार फिर जहरीली होती जा रही है। आज राजधानी स्मॉग की मोटी चादर में ढकी नजर आई, साथ ही हल्का कोहरा भी देखने को मिला। हवा की रफ्तार थमने से वायु गुणवत्ता सूचकांक फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। ठंड का असर भी साफ महसूस हो रहा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का औसत एक्यूआई तेजी से बढ़ रहा है। अलग अलग इलाकों की बात करें तो आनंद विहार में एक्यूआई 716, जबकि वजीरपुर में 591 दर्ज किया गया। नोएडा में कई इलाकों के एक्यूआई 400 के पार रहा। वहीं गाजियाबाद के वसुंधरा में ये 455 तक पहुंच गया। वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के अनुसार फिलहाल प्रदूषण की स्थिति में बड़े सुधार के आसार नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।